हम्म। तो लास्ट क्लास में हमने बात शुरू करी थी मोल कॉन्सेप्ट की, है ना। तो क्या था मोल कॉन्सेप्ट, क्यों जरूरत पड़ी हमें? हम्म। एटम, हाँ मतलब जरूरी नहीं मास, बट इन जनरल। मोल कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं मास, ठीक है ना। तो पहले का जो भी होगा वो बाद में जब वो हो जाएगा तो अलग से क्लासेस ले लेंगे, उसकी टेंशन मतलब अभी जो हो रहा है उससे ध्यान। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या था, अब मैंने बताया कि जो भी एक एटम वगैरह है उसका मास बहुत ही ज्यादा कम होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कार्बन का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम। बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। अब इसको डेली लाइफ में तो लिखना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हमने क्या करा कि जब भी हम लार्ज क्वांटिटीज की बात करें, जैसे 100 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, ऐसी क्वांटिटीज के लिए जब भी हमें अमाउंट बात करनी हो, नंबर ऑफ एटम्स की, है ना, इससे रिलेटेड जो भी हो, तो हमने उसके लिए एक टर्म बना दी कि जब भी लार्ज क्वांटिटी आए मेरे पास, तो मेरे पास एक टर्म रहे जिससे मैं लार्ज क्वांटिटी डिनोट कर सकूं। अदरवाइज तो मैं लिखता जाऊंगा कि लाखों एटम्स है, करोड़ों एटम्स है, वो नंबर लिखते लिखते ही मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। तो हमने क्या करा, उसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं कि मैं बता दूं कि ये क्वांटिटी है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लो अपनी वैल्यूज। तो वहां से आया हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, हमने क्या करा, एक कार्बन एटम का मास निकाला, स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का मास निकाला। अब उसको हमने क्या करा, हमने डिवाइड कर दिया 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन से। तो अगर एक मास ये है और 12 ग्राम्स मैंने वेट लिया है, तो डिवाइड करने पे मुझे पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के उस वेट में। तो वो नंबर मेरे पास निकल के आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं 11 ग्राम कार्बन की बात कर, सॉरी 12 ग्राम्स कार्बन की बात कर रहा हूं, तो उसमें कार्बन के एटम्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैंने क्या करा, ये सेम चीज मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए करके देखी थी। नाइट्रोजन के लिए भी कर लिया, ऑक्सीजन के लिए भी कर लिया, हाइड्रोजन के लिए भी कर लिया, सबके लिए करके देख लिया था। एक मैंने डायग्राम सा भी बनाया था लास्ट क्लास में, अगर याद हो, कि जैसे जब मैंने बात करी 14 ग्राम नाइट्रोजन की, इसके लिए मैंने करके देखा। फिर मैंने बात करी 16 ग्राम ऑक्सीजन की, इसके लिए भी हमने करके देखा था। तो हमने क्या देखा कि सब में सेम नंबर निकल के आ रहा, 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है। और अगर याद हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U, ऑक्सीजन का होता है 16U, ये हमने पढ़ा रखा। तो क्या करा हमने, जैसे ही इस क्वांटिटी को एटॉमिक मास यूनिट से हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और उसके एक एटम के वेट से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास सेम नंबर निकल के आ रहा। ठीक। तो मैंने क्या करा, इस नंबर को मैंने बोल दिया एवोगैड्रो कांस्टेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं Na से। तो मैंने क्या करा कि जो ये नंबर है, जितने भी ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स के बारे में बताए, वो बन जाएगा मेरा एक मोल। कि मतलब अगर मैं बोलूं एक मोल कार्बन, तो उसमें हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन के। सिमिलरली अगर मैंने बोला एक मोल नाइट्रोजन, तो उसमें अगेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स नाइट्रोजन के। सेम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड के लिए। ठीक है। तो ये था मेरा मोल कॉन्सेप्ट कि जो भी कंपाउंड है उसके जब Na या 6.022 वाला नंबर आ जाएगा, मैं बोल दूंगा कि ये इस कंपाउंड का एक मोल हो गया, भले ही वो कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो मेरे लिए, है ना। और मैंने उसके बाद बताई थी एक टर्म, मोलर मास। तो मोलर मास क्या था, कुछ नहीं था, जो एटॉमिक वेट है उसमें यू यूज करते हैं, उसको रिप्लेस कर दो सिर्फ ग्राम से। तो एटॉमिक वेट जैसे ऑक्सीजन का 16U है, तो मोलर मास उसका बन जाएगा 16 ग्राम। तो एक मोल जो भी कंपाउंड है उसका जो मास होगा वो होता है मेरा मोलर मास। अगर मैंने बोला एक मोल ऑक्सीजन, मतलब कि एक मोल ऑक्सीजन का जो भी मास होगा वो बन जाएगा उसका मोलर मास। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए एक मोल नाइट्रोजन का, उसका मोलर मास। हाइड्रोजन के लिए उसका एक मोल,
का मास। क्लियर है ये? तो मोल ये नंबर हो गया और इस एटम या कंपाउंड का जो भी मास होगा वो बन जाएगा मोलर मास। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। तो इसके याद करने के लिए, समझने के लिए एक फ्लो चार्ट सी बनाई है मैंने। तो सेंटर में हमारा मोल, जो मेन हमारी क्वांटिटी है। तो एक मोल में पार्टिकल्स कितने हैं? अभी मैंने बताया 6.022 इंटू 10⁻23। अब भले ही मैं एटम्स की बात करूं या मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, नंबर वही रहे। ठीक, अगर मैं बोलूं एटम कार्बन के तो इतने होंगे, अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के वो भी इतने ही होंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब O2, तो O2 में दो एटम हो गए, वो दोनों आपस कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना दिया, तो मेरे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में भी इतना ही नंबर होगा। तो भले ही मैं एटम बोलूं, मैं मॉलिक्यूल बोलूं, नंबर मेरा वही रहेगा, और जिस भी एलिमेंट के लिए बोलूं तब भी नंबर सेम रहेगा। तो एक मोल मेरा सिग्निफाई करता है इतने नंबर को, जो भी पार्टिकल हो उसको। ठीक, और फिर मैंने बताया था कि ये जो एक मोल है, अब ये मास मुझे सॉलिड्स लिक्विड्स का निकालना ठीक रहता है, वेइंग स्केल पे रखा, मास पता चल गया। बट गैस में क्या इशू है? वो तो पूरे रूम में फैल जाती है, उसको मैं एक जगह पे रख के तो मास मेजर नहीं कर सकता। अगर जैसे ये रूम है, इस रूम में एयर है अभी, बट अगर कोई मुझे बोले एयर का मास मेजर करना है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक कोने में एयर है। अब ये तो नहीं हर एक कोने से इकट्ठा करके एक जगह में कर दूंगा, नहीं हो सकता। तो गैस के लिए हम तभी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में हमने देखा कि जो भी एक मोल गैस का है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर एट एनटीपी या एसटीपी, मतलब नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नॉर्मल रहेंगी या स्टैंडर्ड रहेंगी, तो गैस जो है मेरी वो ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर्स। इतनी एक मोल गैस। तो ऑक्सीजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो, वो एक मोल ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। क्लियर है ये? तो इस तरफ आ गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस तरफ आ गया हमारा वॉल्यूम। अब एक चीज बचती है मास। तो मास मैंने बताया मोलर मास। अब मोलर मास में अगेन दो टाइप्स हो सकते हैं। अगर मैं एटम की बात कर रहा हूं तो एटम का मास, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो मॉलिक्यूल का मास। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। तो ग्राम एटम मास मतलब एटम की जब हम बात करेंगे, तो अगर मैं इंडिविजुअल कार्बन एटम की बात करूं तो कार्बन का मोलर मास कितना होना चाहिए? 12 ग्राम। सिमिलरली सोडियम का मास होता है 23, तो उसका मोलर मास होना चाहिए 23 ग्राम। ठीक, तो बस यू की जगह ग्राम कर देंगे, मोलर मास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल H2O, CO2 इस सब के हो गए। तो अगेन इसका H2O का मास कितना होता है? 18। तो उसको अगेन U से ग्राम कर दो तो वो उस एलिमेंट का बन जाए, सॉरी मॉलिक्यूल का बन जाएगा मोलर मास। तो H2O का मोलर मास 18, CO2 का इसी तरीके से हो जाएगा 44 ग्राम। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मोलर मास हमेशा ग्राम में बताएंगे, अगर किसी और यूनिट में है तो कन्वर्ट करके ग्राम में लिख कर आएंगे। क्लियर है? सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस है उसके अलावा तो उसका भी सेम तरीके से। तो अगर उसने एलिमेंट पूछा है या कंपाउंड पूछा है या मॉलिक्यूल पूछा है, जो भी पूछा है, जैसे अभी तक हम मास निकालते हुए आए सेम तरीके से निकालेंगे, बस एंड में हम ग्राम लिख देंगे। ठीक, तो जैसे उसने पूछा है यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर की जगह इसको चेंज करके लिख लो मोलर मास। ठीक है, अब उसने हमसे मोलर मास मांगा है ग्लूकोज का और साथ में ग्लूकोज का फॉर्मूला दे दिया। तो अगर मोलर मास निकालना है तो मैंने बताया सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे मॉलिक्यूलर मास वाले। तो मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे ग्लूकोज का निकालना हो तो कैसे निकालूंगा कि मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, यही करूंगा मॉलिक्यूलर मास के लिए। वो लिखेंगे वो भी करेंगे,
तो इसी तरीके से करूंगा। तो कार्बन का मास मुझे निकालना है, तो कार्बन के कितने एटम्स है मेरे पास? तो 6 × 12, ये एक एटम का मास 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? तो 12 × 1। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए 6 × 16। तो ये तो मॉलिक्यूलर मास ही हम निकाल रहे हैं सिंपल तरीके से। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसके एंड में हम बस ग्राम्स लिखें। तो ये हमारा बन गया मोलर। 72, 84, हाँ ठीक, 180 ग्राम। क्लियर है? तो स्टेप्स वही है, बस एंड में हमने ग्राम वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरा बन गया मोलर मास। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर वो एटम का पूछता तो बन जाता ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है ये चीज? तो एक बारी फिर इस फ्लो चार्ट को भी नोट कर लो। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ठीक है, क्लियर है? अब जैसे मैंने बताया, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। हम्म तो कार्बन के लिए वो हो गया 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन का मास हो जाएगा 12 ग्राम। अब मान लो मेरे पास आए 15 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक, मुझे उसने लाके दिए 15 ग्राम कार्बन के, और उसमें वो मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। नहीं, क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड करेंगे। कैसे? मुझे पता है 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। ठीक, और उसने मुझे कितना दिया, 15 ग्राम। तो वेट 15 ग्राम गिवन है, और मुझे ये पता है कि 12 ग्राम मतलब 1 मोल। तो मैथ्स में जैसे हमने करा था कि क्वांटिटी अगर निकालनी हो तो क्या करते हैं, गिवन डिवाइडेड बाय वैल्यू। तो सेम यहां कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल एन से डिनोट करते हैं। मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन। ठीक, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स, तो वो हो गया गिवन वेट कितना दिया उसने मुझे, 15 ग्राम, और मोलर मास कितना है उसका, 12 ग्राम। तो इस कैलकुलेशन से जो भी आंसर आएगा वो मुझे बता देगा कि 15 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं कार्बन। ठीक है, तो मोल का हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया यहां से कि जो गिवन वेट है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो अभी जैसे कार्बन का था, सेम मैं H2O के लिए कर सकता हूं, सेम मैं CO2 के लिए कर सकता हूं। तो अगेन, एटम हो या कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, सेम फॉर्मूला से हम सबका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय जो भी कंपाउंड है उसका मोलर मास। क्लियर है ये? है? ठीक है, तो ये तो अभी हमने देख लिया कि 1 मोल मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो किसके बराबर होंगे, या तो ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और गैस के लिए वो हो जाएगा 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये अभी हमने फ्लो चार्ट से देख लिया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी वो बोल रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, तो मतलब टेम्परेचर है मेरा 273 केल्विन और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ये बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि अगर उसने लिखा है एसटीपी तो मतलब ये टेम्परेचर और यही प्रेशर रहेगा, फिक्स, चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, जो अभी मैं जैसे मैंने बताया कि जो भी मास गिवन है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो एटम है तो उसका मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मास। अगेन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब उसने मुझे बोला मेरे पास 3 मोल है कार्बन, उसके मुझे जानने हैं कि 3 मोल कार्बन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मुझे ये पता है 1 मोल में कितने होते हैं, एन ए नंबर होता है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटू 3 कर देंगे। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 करके हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो वही उसने यहां लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो वो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, अब अगेन वो क्या कर सकता है, वो पूछ लेगा मास ऑफ 1 पार्टिकल। तो जैसे हमने कार्बन के लिए देखा था, उसमें क्या करा था, हमने एक एटम का मास निकाल लिया था और उससे हमने देखा था कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहां पे रिवर्स कर दिया कि एक एटम का मास मुझे पता है, सॉरी हाँ, मुझे उसने पार्टिकल्स दिए हुए हैं और उसने मुझसे पूछा है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से जो एक पार्टिकल है उसका मास कितना होगा। तो बस फॉर्मूला में वैल्यूज इंटरचेंज कर दो। तो वहां पे जैसे हमारे पास था, वहां पे था नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम। यही करा था हमने, यहीं से हमारे पास 6.022 वाला नंबर निकल के आया था। तो सेम हमने यहाँ करा है। हमने यहाँ करा है कि मुझे चाहिए ये चीज, एक एटम का मास चाहिए और मुझे गिवन है मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि Na। तो इसको बस आपस में इंटरचेंज कर दो, तो मास ऑफ वन पार्टिकल क्या बन जाएगा, मोलर मास या गिवन मास डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, तो बस उस फॉर्मूला को इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज को। 1 ग्राम ये तो पता ही है कि मतलब AM मतलब एटॉमिक मास, MM मतलब मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज भी नोट कर लो। ये क्लियर है ना फॉर्मूलाज कैसे आए, पक्का? ठीक है। ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और इनटू Na, क्योंकि एक मोल में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मेरे पास। तो अगर उसने 3 मोल बोले तो 3 इंटू 6.022 कर दूंगा मैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी हमने देखा कि जो मुझे मास गिवन है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, तो बस वही फॉर्मूला मैंने वहां यहाँ पे पुट कर दिया। वो Na तो वही है ना, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स, तो 3 मोल है तो उसमें पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, कि एक मोल में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है ना। जैसे मैथ्स क्वेश्चन हमने करे थे कि अगर 10 रुपए का एक पेन है मेरे पास और उसने मुझे दे दिया 30 रुपए, तो कितने पेन ले सकता हूं मैं, 1 इंटू 3। क्यों, क्योंकि 10 रुपए का एक है तो 30 के कितने हो जाएंगे, इंटू 3 कर दूंगा डायरेक्ट। तो सेम चीज यहां पे कि एक मोल में मेरे पास Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो अगर वो मुझे n नंबर ऑफ मोल्स दे तो उसमें कितने पार्टिकल हो जाएंगे, n इंटू Na। सेम चीज यहाँ, हाँ Na मतलब 6.022। हमारे स्कूल शुरू हो गए भी नहीं, 15 से, कब से, क्या बात, बढ़िया छुट्टियां चल रही। अरे के शुरू हो गए, अभी भी कब से, अर्णव शुरू हो गए कब से?
क्लियर है सारे फॉर्मूलाज, मोल्स का टर्म वगैरह सब क्लियर है पक्का? ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि अब जब भी बात करेंगे ना बाय डिफॉल्ट मोल्स में ही बात करेंगे। अब यहाँ पे एटम्स या उसमें बात नहीं होगी कि एक एटम दो एटम, एक मोल दो मोल ऐसे बात होगी। तो ये फाउंडेशन क्लियर रखनी है अपनी, ठीक है ना? तो फिर क्वेश्चन देखते हैं, एक पढ़ो सब एक बारी, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33। पढ़ लिया क्वेश्चन? अब उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और मुझे 3 केसेस दे दिए। फर्स्ट केस में उसने मुझे दिए हुए 52 मोल्स ऑफ एआर, एआर मतलब आर्गन। तो पार्ट 1 52 मोल्स, क्या किसका? वेट यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम 52 मोल्स ऑफ आर्गन दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे आर्गन के। तो अभी मैंने बताया एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 52 में कितने होंगे? 52 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल 52 इंटू 6.0 इंटू 10 की पावर 20, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, पूरा वैल्यू फाइनल लिखनी है। क्या आ रहा है? अब इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, बताया था मैंने। साइंटिफिक नोटेशन में क्या था कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट हो सकता है, बाकी सारे के सारे डेसिमल के राइट में होने चाहिए। तो अभी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कितने? 3, मुझे चाहिए सिर्फ एक। तो डेसिमल को 2 पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। तो शिफ्ट करने के बाद हो जाएगा 3.1314। अब मैंने कितनी बारी शिफ्ट करा? 2 बारी। तो 23 में क्या ऐड कर देंगे? 2, कि 2 बारी शिफ्ट कर। तो 23 + 2 बन जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 52 U ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? हम्म
नहीं, हाइड्रोजन का होता है वह, वो भी नहीं होता। 4 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। अब यहाँ पे उसने मुझे 52 U दिया, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में बात करी। मुझे ये पता है कि जो एक एटम है हीलियम का, उसका मास है 4U। एटॉमिक मास तो ये होता है ना कि एक एटम का मास, और वो है इसका 4U। अब उसने मुझे कितना दिया है? 52। तो अगर एक का 4 है तो 52 में कितने होंगे? डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 52 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा ये? 13 एटम्स ऑफ। तो यहां मुझे कहीं मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने डायरेक्ट मेरे को एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है। तो उसने मुझे दिया 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। मुझे पता है एक एटम का मास होता है 4, तो अगर 52 है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो मैंने निकाल लिया डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से। एटॉमिक मास यूनिट, जबकि जो भी एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है उसका मास बताता है U। क्लियर है सेकेंड पार्ट भी? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में मुझे गिवन है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो यहां पे बात आ गई ग्राम्स में, तो अब हमें बात करनी पड़ेगी मोल्स में। ठीक, तो अगर एक एटम का मास 4U है तो एक मोल का मास कितना होगा? सेम था ना कि वैल्यू तो सेम होगी, बस U की जगह ग्राम कर देंगे हम। तो एक मोल हीलियम का मास हो गया 4 ग्राम, और मुझे कितना दिया हुआ है? 52 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने हो गए मेरे पास? अगेन 52 डिवाइडेड बाय 4, तो 13 मोल्स। यहाँ पे उसने ग्राम दिया है तो मुझे बाय डिफॉल्ट मोल्स की बात करनी पड़ेगी। तो एक मोल का मास है 4 ग्राम, तो 52 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 13 मोल्स। क्लियर है? तो एक मोल में कितना होता है? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022। तो 13 में कितने होंगे? 13 इंटू 6.022। कितना? इसको अगेन साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। इस वाले में, क्योंकि इसमें जो मार्क्स मुझे दिया हुआ है वो ऑलरेडी एक एटम का है। यहाँ पे उसने यू यूज करा है, मतलब उसने मुझे एटॉमिक वेट दिया, ऑलरेडी एटम्स की बात कर रहा है, तो मुझे मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोल्स निकाल के मैं क्या कर रहा हूँ? नंबर ऑफ एटम्स ही तो काउंट कर रहा हूँ। यहाँ उसने डायरेक्ट ही मुझे एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो जब उसने डायरेक्ट ही एटम्स का वेट दिया हुआ है तो मैं क्यों उसमें मल्टीप्लाई करूंगा कुछ ना। तो 52U दिया हुआ है और एक एटम का वेट होता है 4U। तो अगर एक एटम का 4 है तो 52 में कितने एटम्स होंगे? यूनिटरी मेथड से निकाल लिया हमने, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां उसने ग्राम्स में दिया हुआ है,
या मोल्स में दिया हुआ डायरेक्ट, वहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर डायरेक्ट एटम्स के टर्म में तो वहां मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है ये तीनों पार्ट्स? एक एटम का मास पूछा हुआ है ग्राम्स में। मुझे ये पता है जो 1 मोल आता है कार्बन का, इसका मास होता है 12 ग्राम्स। तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास 12 ग्राम। ठीक, तो इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा? यूनिटरी मेथड कर लो, इसको वहां डिवाइड कर दो। क्लियर है ना? अगर इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है तो एक एटम का कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.022, तो मास निकल आएगा ग्राम्स में। हाँ, डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नहीं नहीं, वो ग्राम्स है। गैस होगा तो वो पूछ लेगा, जहां भी स्मॉल जी दिया हुआ सिर्फ वो ग्राम्स लेके चलना।
1.97 समथिंग 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 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 1.97 बहुत है, उससे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम्स हो गया एक एटम कार्बन का मास। क्लियर है ये? मोल्स का जो भी समझाया क्लियर है? तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 23। एक मोल का मास अगर मैं बात करूं कार्बन का कितना होगा? 12 क्या ग्राम्स। ऑक्सीजन का? तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, क्या तरीका था? हाँ, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जैसा अभी तक निकालते हैं सेम तरीका है, बस एंड में यू को ग्राम्स लिख देंगे, ठीक। और अगर वो मुझसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो वो कैसे देखा था हमने, क्या था फॉर्मूला उसका? अपॉन मोलर मास, ठीक। तो जो भी वेट उसने दिया है वो डिवाइडेड बाय जो भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी है उसका मोलर मास। तो इससे मेरे निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और इसी तरीके से मैं निकालूंगा कि इतने मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कितने हैं। ये फॉर्मूलाज वगैरह सब क्लियर है पक्का? तो ये अच्छे से इसको रिवाइज भी करना और याद करना कि अब जब भी बात होगी बाय डिफॉल्ट मोल्स के टर्म में बात होगी। मैं बोलूंगा 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन, स्कूल में यहाँ सब जगह मोल्स में ही बात होगी, एटम की बात बहुत रेयर होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके समझ लेना, क्लियर है? ठीक है। अब जो इसके बाद बचता है इस चैप्टर में वो सारी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब कि अब क्या है, केमिस्ट्री में बेसिकली हमने बात करी रिएक्शंस की, कंपाउंड की क्या कॉम्पोजिशन है, क्या रिएक्टिविटी है, इस सब की बात करी। तो उसमें क्या है, मेरे पास डिफरेंट कंपाउंड्स आए, एटम्स आए, एलिमेंट्स आए, उनको मैंने दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करवाया, उनका मैंने सोल्यूशन बनाया, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करता रहा। तो उसी को डिनोट करने के लिए मैंने टर्म्स बनाई कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड, ताकि मैं समझा पाऊं कि अगर मेरे पास ये सोल्यूशन है तो इसमें कितना सोल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, इस सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, इस सोल्यूशन का प्रेशर क्या है। तो इन चीजों से रिलेटेड मैंने टर्म्स बनाई कॉन्सेंट्रेशन की, क्लियर है? तो उसमें जो सबसे पहली टर्म आती है वो आती है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है, मान लो मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं, H2O ले लेते हैं, चलो H2O ले लिया, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही दोनों एटम्स हैं इसमें। तो अब मैंने क्या करा कि ये कंपाउंड किससे बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो मतलब जब भी एक कंपाउंड की हम बात करेंगे उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही होगा, तभी कंपाउंड बनेगा वो। तो ऐसे सिनेरियो में जब मैंने किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज निकाली बाय मास, मतलब कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज बाय मास, मतलब मास को यूज करके हमने परसेंटेज निकाली, तो वो उसका बन गया मास परसेंटेज। तो अगर मैं यहां बात करूं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें कितना है और H2O का मास टोटल, और परसेंटेज के लिए कर देंगे इनटू 100। तो ये बन गई मेरी मास परसेंटेज। तो एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास इनटू 100 बन जाएगी उस एलिमेंट की मास परसेंटेज। तो इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि अगर इतना मेरे पास H2O है तो उसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन होगा, कितना परसेंट ऑक्सीजन होगा। क्लियर है ये? तो ये टर्म है मेरी मास परसेंटेज। और इसको हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं। जनरली इसको मास परसेंटेज ही बोला जाता है, कहीं कहीं लिखा होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन के टर्म्स में। तो फॉर्मूला सेम है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो इतना पोर्शन नोट कर लो। नहीं, डेफिनेशन भी लिख लेना, फॉर्मूला भी, और इसके साथ यहां ब्रैकेट में मास परसेंट, ऐसे ब्रैकेट में मास परसेंटेज भी लिख लेना।